इमेजिन करो तुम एक बिल्कुल अलग दुनिया में भेज दिए गए हो और तुम्हें हर क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर मिल जाए। तुम क्या करोगे इस पावर का? क्या तुम क्यूट पेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे बस उन्हें कडल करने के लिए, या फिर फेरोशियस पीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए? शायद तुम एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ अपना एक हारम शुरू करने का सोचोगे उस नए दुनिया में। लेकिन ये हमेशा याद रखो, फिक्शन और रियलिटी में फर्क होता है। दूसरी दुनिया में जीना उतना आसान नहीं होता। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट को सब यूजलेस कहते हैं क्योंकि वो जो तरीका होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का वो उसको नहीं आता। ऊपर से चीज़ें ज़्यादा डेंजरस हो गई हैं। वो सोचता है कि ये लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। वो ये भी सोचता है कि शायद वो सिटी जहां वो रहता है उन क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस से अनजाने हैं। क्या शायद वो सिटी ऑफ पर्ल्स अब उन क्रिएचर्स का मैसिव फीडिंग ग्राउंड बन गया है? प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसने अपना एडवेंचर शुरू भी नहीं किया है या अपना हारेम भी नहीं बनाया है और ये उसका एंड नहीं हो सकता। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अगर कोई क्रिएचर उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो एक ऐसा रास्ता अपनाएगा जो किसी ने नहीं सोचा, और वो अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला करता है। वो एक पर्ल खाता है जो एक बार खाने से टारगेट की लाइफ, सोल और कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से समनर के साथ बाइंड कर देती है। उसके पास अपने समनर पे कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है और वो अपने ही कमांड्स के लिए ऑब्लिगेटेड हो जाता है, मतलब अपने आप का समनर बन जाता है। इस तरीके से चाहे वो म्यूटेंट बीस हो या ज़ोंबी अपोकलिप्स, कोई भी चीज़ या इंसान जो उसको इस दुनिया में थ्रेट करेगा, प्रोटैगनिस्ट का प्लान है उन सबको एलिमिनेट करने का। प्रोटैगनिस्ट की पुरानी जिंदगी में वो एक पैरामेडिक था और एक एक्सीडेंट में मर गया था। उसके बाद वो इस दुनिया में जागृत होता है, एक ऐसे फैन फिक्शनल जगह पर जहां सभी लोग अवेकेंड बीइंग्स और म्यूटेंट बीस हैं। इस जिंदगी में वो भी एक अवेकेंड है और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जेम्स हैं जो स्टेमिना और मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके मटेरियलाइज होते हैं। जब जेम कंज्यूम होता है टारगेट को समनर के विल के अकॉर्डिंग ओबे करना पड़ता है। ये एक शक्तिशाली पावर होनी चाहिए थी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब प्रोटैगनिस्ट जेम को मैनिपुलेट करता है एक लड़की पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? उसका नाम है जैनपिंग। जब वो अपने फ्रेंड सू जिंगो को बताता है कि वो कुछ खास नहीं कर रहा और पूछता है कि अगर वो कैंडी चाहती है, उसे अच्छे से पता होता है कि वो जेम क्या करता है और वो कहती है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उससे कंट्रोल हो। वो प्रॉब्लम ये नहीं कि टारगेट को अच्छे से इन्फॉर्म्ड होना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए विलिंग होना पड़ता है, तभी कुछ होता है जब जेम कंज्यूम होता है। ओरिजिनल ओनर इतनी गुस्सा थी इस पावर से कि वो गुस्से के मारे मर गया था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को अपनी पुरानी जिंदगी से स्ट्रेस मैनेज करने का एक्सपीरियंस मिल चुका था। उसकी फ्रेंड कहती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसको यकीन है कि कोई तो ऐसा मिलेगा जो उसे कंट्रोल होना चाहेगा। जॉन्ग कहता है ये बोलना आसान है, पर वो बिलीव नहीं करता। फिर एक मोमेंट के लिए वो इस पर सोचता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। फिर वो अपना जेम उठाता है और उसे सॉलो कर लेता है और उसकी फ्रेंड बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाती है। उस वक्त एक ऑरा उससे निकलती है और प्रोटैगनिस्ट अपनी ही समनर बन जाता है। सूजिंगो पूछती है, तुम ठीक हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे ऐसे डराओ मत। फिर लड़की कहती है कि देर हो गई है और वो डॉर्मिटरी वापस जाने वाली है क्योंकि उसको सिटी गार्ड के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। वो कहती है कि उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जॉन कहता है, तुम सच में ये करने वाली हो? लड़की कहती है, हाँ मैंने जो कुछ भी सीखा था वो अब पूरा हो गया है। अब मुझे रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस लेना है और भी इम्प्रूव करना है। मेरे लिए सिटी गार्ड ज्वाइन करना एक नेचुरल स्टेप है अपने होमलैंड की प्रोटेक्शन करने के लिए। अब मुझे ये मौका मिला है अपने सपने को सच करने का। वो जॉन्ग को कहती है, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम किसी दिन ज़रूर इतना स्ट्रांग हो जाओगे और फिर हम दोनों मिल के काम करेंगे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि शायद वो फार्म पर काम करने जाएगा। उसको लगता है कि वो और वो लड़की अब ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर भी ये गुड बाय कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ओरिजिनल ओनर को बचपन से लड़की पे क्रश था। जॉन्ग को अपने दोस्त को हक करने की एक जज्बात उभरने लगती है और वो बस अपने आप उसे हक कर लेता है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसका बॉडी अपने आप मूव हो गया था। जिंगो जो बिल्कुल एम्बैरेस्ड हो गई थी पीछे स्टेप करती है और कहती है कि उसे अब जाना पड़ेगा। तो दोनों अपनी गुड बाय बोलते हैं और प्रोटैगनिस्ट उसे प्यार भरी नज़र से कहता है, अपना ख्याल रखना। वो भी उससे यही कहती है। अपने दोस्त से फेयरवेल कहने के बाद जॉन्ग रुकता है और सोचता है कि उसका बॉडी अपने आप क्यों मूव हो गया था।
वो सोचता है कि शायद उसने अपने आप को अनकॉन्शियसली कोई कमांड दी थी उसे हक करने की, या हो सकता है बस कोइंसिडेंस हो। हर तरीके से उसे ये समझना होगा कि वो अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखता है। उसके बाद वो अपने बॉडी को फ्लाई करने का कमांड देता है, लेकिन वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर वो सोचता है कि कुछ सेफर ट्राई करे, तो वो आयरन माउंटेन स्टांस का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो एक समरसॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस गिर के पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन उसको ये पता चलता है कि वो अपने बॉडी को कई चीजें करने का कमांड दे सकता है, बस वो ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर हो। सबसे कूल बात यह है कि वो अपने बॉडी के मूवमेंट्स को कॉपी कर सकता है, जो उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ अपनी मेमोरी पर रिलाई करके। इसका मतलब थियोरेटिकली वो कोई भी मार्शल आर्ट्स मास्टर कर सकता है, बस अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा और फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है जो उसे टेस्ट करनी है। अगले दिन वो अपनी आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि वो कैफेटेरिया में है। उसको तुरंत अपने लेग्स काफ़ी वॉर्न आउट लगते हैं। फिर उसे याद आता है कि सोने से पहले उसने अपने बॉडी को मॉर्निंग रन का कमांड दिया था और उसका बॉडी ने वो ऑर्डर फॉलो किया, चाहे वो अनकॉन्शियस था। जॉन्ग खुश हो जाता है कि ये काम कर गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसका बॉडी उसके कमांड्स फॉलो कर सकता है, चाहे उसका माइंड अनकॉन्शियस हो। उसके बाद वो देखने की कोशिश करता है कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, लेकिन उसकी नज़र फेमस स्टूडेंट शू पर पड़ती है। वो कैंपस की क्वीन जैसी है और जहाँ भी जाती है सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसने भी उसकी तरह शायद सुबह जल्दी उठा होगा। फिर वो अजीब आवाज़ सुनता है और बहुत डर जाता है। वो सोचता है ये क्या है। जॉन्ग देखने लगता है कि उसके आसपास कुछ मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स हैं, लेकिन जब वो दूसरे स्टूडेंट्स को देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि वो क्रिएचर्स उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसको ये मानना मुश्किल होता है कि शायद ये शू का काम हो, लेकिन फिर वो लड़की को एक अजीब फॉर्म में देखता है और वो कह रही है कि जान पिंग थोड़ा पेल लग रहा है। जब लड़की उसके पास आती है तो जॉन्ग को उसकी मॉन्स्टर्स फॉर्म दिखाई देती है, लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और काम रहने का सोचता है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात को नाइटमेयर देखी थी और अच्छे से सो नहीं पाया। फिर वो उठ के कहता है लेकिन क्लास शुरू होने वाली है, मैं चलता हूँ। शू सोचती है क्या ये डर की बू मेरी इमेजिनेशन थी। दूर कहीं प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये इम्यून बीस्ट कैसे इसके स्कूल में आ गया और क्यों कोई इसे नहीं देख रहा। वो ये भी सोचता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। फिर भी उसका मन करता है कि वो टीचर से बात करे इसके बारे में। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो एक अजीब क्रिएचर को देख के वो घबरा जाता है, जो किसी इंसान को डिवॉवरिंग कर रहा होता है। वो बिल्कुल डर के मारे भाग जाता है और स्कूल के रूफ टॉप पर चला जाता है। वहाँ उसका पूरा दिमाग हिल गया होता है। वो सोचता है कि कुछ तो गलत है, ये जगह शायद एक हेल हो सकती है। लेकिन फिर वो अपने दिमाग को शांत करता है और रियलाइज करता है कि ये सब उसने तब देखना शुरू किया जब उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट जेम को खाया था। जो भी हो, उसे ये सब कुछ समझना होगा और वो अपना सेकंड जेम खाता है। पिछली बार की तरह इफेक्ट्स रिपीट होते हैं, लेकिन इस बार एक प्रोग्रेस एनालिसिस शुरू हो जाती है। फिर वो एनालिसिस कंप्लीट होता है और एक प्लेबैक शुरू हो जाता है। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने कोई एनालिसिस एबिलिटी अवेकन की है। जब वो अपने आप को एनालिसिस करने की कोशिश करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये सब सच में उसने किया है। उसने एक सिस्टम अवेकन किया है और कई पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखा है। वो सोचता है कि ये सब कहाँ से आया और क्या दूसरा जम खाने से ये सब ट्रिगर्ड हुआ। हर चीज को देखने के बाद उसे ये समझ आता है कि अब वो अपनी ही समनर बन गया है और अपने आप को कंट्रोल करने का सिर्फ वही एक व्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि इल्यूजन्स अब उस पर काम नहीं करती। वो लोगों के डिस्गाइजेस को देख सकता है और ये सब हाई लेवल सेलेस्टियल फॉक्सेस है, क्योंकि चैंग लो लेवल है। वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता और वो लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एबिलिटीज रखते हैं जिससे वो लोगों को डिवॉवर कर सकती हैं, जबकि दूसरे लोग सिर्फ दो स्टूडेंट्स को बात करते हुए देख रहे होते हैं। जॉन्ग को याद आता है कि उसकी दोस्त शू जिंगो के पास भी मेंटल पावर्स हैं। वो साइकिक क्लास की है और शायद उसकी मदद कर सके। स्कूल के बाद वो अपनी दोस्त को ढूंढने निकलता है, लेकिन जैसे ही वो गली में चल रहा होता है उसे ये नोटिस होता है कि मॉन्स्टर्स हर जगह है, सिर्फ उसके स्कूल में नहीं। वो उनके डिस्गाइजेस को देख सकता है और सोचता है कि कितने ऐसे मॉन्स्टर्स बाहर हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो सिटी गार्ड के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। जब वो अंदर जाता है
तो उसे एक बहुत खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट मिलती है और वो कहता है कि वो किसी सू जिंगो से मिलने आया है जो आज सिटी गार्ड में एनलिस्ट होने वाली है। जैसे रिसेप्शनिस्ट काम कर रही होती है, जोंग को उसकी असली प्रेजेंस दिखाई देती है। तब उसे ये रियलाइज होता है कि सेलेस्टियल फॉक्सेस सिटी गार्ड के अंदर भी हैं और वो सोचता है कि शायद हाई लेवल अवेकेंड बीइंग्स भी उनके इल्यूजन्स को नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो बस ये देखना चाहता था कि वो अच्छे से अडेप्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि उसे फिक्र थी। जिंगो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने नए टीममेट से मिलवाना चाहती है। बोलती है कि वो सब उसके लिए बहुत अच्छे हैं। जोंग कहता है ये बहुत अच्छा है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, उतना स्ट्रॉन्ग कि वो उन 20 को मार सके जो उसके पेरेंट्स को मार चुके हैं। फिर वो कहती है कि अभी उनके पास स्टाफ की कमी है और पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे रिकमेंड कर सकती है सिटी गार्ड के लिए। जॉन कहता है कि वो अभी इसके बारे में रेडी नहीं है और उसके पास ऐसे पावर नहीं है जो इस रोल के लिए यूज़फुल हो। वो कहती है ये दुख की बात है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो खुश है कि वो अच्छे से कर रही है और वो उससे ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। फिर वो मुंह मोड़ के चला जाता है और कहता है फिर मिलते हैं। लेकिन वो जानता है कि उसकी सारे नए दोस्त सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। जैसे ही वो वहां से निकलता है वो सोचता है कि सिटी गार्ड्स तो सबसे स्ट्रांग होने चाहिए और उन्हें ऐसे इल्यूजन्स में फंसना नहीं चाहिए। फिर भी वो देखता है कि उसकी दोस्त जिंगो का पूरा टीम फॉक्सेस से घिरा हुआ है। जॉन को पता है कि फॉक्सेस ने सिर्फ उसके स्कूल में नहीं बल्कि पूरे सिटी में इन्फिल्ट्रेट किया है। पर्ल सिटी के लोग बस कैटल हैं, एक हर्ड हैं जो एनिमी के ट्विस्टेड गेम का हिस्सा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी नई एनालिसिस एबिलिटी का यूज करके कुछ इन्वेस्टिगेशन की है और पता चला कि ज्यादातर फॉक्सेस मिड लेवल से हाई लेवल हैं, लेकिन सिटी गार्ड के अंदर कुछ हाई लेवल अवेकेंड बीइंग्स भी हैं जो ये मॉन्स्टर्स को हरा चुके हैं। जो क्रिएचर ने शू को मारा वो किसी और लेवल का था। उसका इंट्यूएशन कहता है कि अगर वो उस क्रिएचर को एनालिसिस करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत डिस्कवर हो जाएगा, क्योंकि वो या तो पीक लेवल पे है या फिर किंग लेवल पे है और कोई भी फॉक्स जो अवेकेंड इंडिविजुअल से फाइट कर सकती हो वो डेफिनेटली हैवी वेट होगा। ये सब उस किंग का काम लगता है। बीस्ट की तुलना में सेलेस्टियल फॉक्सेस काफ़ी क्लियर होते हैं। उनके मास्टर्स डिस्गाइज यूज़ करते हैं और आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ एक एक्ट होता है। उनका मेन टारगेट होते हैं पावरफुल यूजर्स या इम्पोर्टेंट फिगर्स और बाकी लोग बस केटल फूड होते हैं जो बाद में कंजम्पशन के लिए रखे जाते हैं। इनसे सीधा टकराना सुसाइड है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट चाहता है कि वो बस खड़े रहकर इनोसेंट लोगों को मरते हुए ना देखे। अगर वो सिर्फ थोड़ा और स्ट्रांग होता। एक हफ्ते बाद प्रोटैगनिस्ट रोज सुबह जल्दी उठ रहा होता है। उसका सोचना ये है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने बॉडी को अपनी लिमिट्स तक पुश कर रहा है। कम नींद लेना अब उसके लिए ज़रूरी हो गया है। जोंग ने कुछ दिनों से बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है, लेकिन वो सिर्फ एक बार लेवल अप कर पाया है। उसके ट्रेनिंग के अलावा वो नए जेम्स बनाने और कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था, होपिंग कि वो दोबारा अवेकन हो जाएगा। लेकिन जब से उसने अपनी एनालिसिस एबिलिटी को अवेकन किया था, उसके जेम्स काफ़ी डल हो गए थे और उन्हें कंज्यूम करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। आज कुछ अलग था। वो एक बहुत वाइब्रेंट जेम बना पाता है। ये जेम ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा था, लेकिन वो होप करता है कि इस बार ये काम करेगा। जब उसने जेम कंज्यूम किया तो उसे एक बिल्कुल नई सेंसेशन फील होती है। उसका स्टेटस पैनल दिखता है कि वो सही काम कर गया है और उसने एक नई स्किल भी एक्वायर की है। अब वो रात को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जेम लेवल अप हो गया था, जिससे प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि ये उसके अपने लेवल से रिलेटेड हो सकता है। वो सोचता है कि क्या ये मतलब है कि हर लेवल के साथ एक नई एबिलिटी मिलती है। अगर ये सच है तो वो सोचता है कि अब वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और सोचता है कि ट्रेनिंग का टाइम आ गया है और अब वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करेगा। नाइट वॉन्डरर स्किल एक्टिवेट करने के बाद उसकी विजन दिन के मुकाबले ज़्यादा बेटर हो जाती है। कैंपस के आसपास दौड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट जमीन पर एक रिंग देखता है। वो रुककर आइटम उठाता है और सिस्टम विंडो के थ्रू रिंग के एट्रीब्यूट्स देख लेता है। ना सिर्फ ये बल्कि रिंग ऑफ असासिनेशन ये भी दिखाता है कि जब ये रिंग पहनी जाती है तो सभी लिविंग बींग्स उससे बेहोश होकर इग्नोर कर देंगे। हाई लेवल अवेकन बींग्स और उसके ऊपर के क्रिएचर्स इस इफेक्ट से इम्यून होते हैं। दूर से वो इम्पोस्टर शू और एक और आदमी को देख सकता है जो प्रोटैगनिस्ट के मुताबिक रिंग का असली मालिक लगता है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि वो आदमी शू को इंसान की तरह देख रहा है और वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वो दोनों दुश्मन है।
लेकिन वो जानता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि शू एक ऑर्फन थी और वो कभी भी ऐसे दुश्मन नहीं बना सकती थी। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जोंग के अलावा पर्ल सिटी में और भी लोग हैं जो इन मॉन्स्टर के साथ सीक्रेटली लड़ रहे हैं। अचानक उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी प्रेजेंस नोटिस की गई है। वो छुप जाता है लेकिन मॉन्स्टर रिंग को ढूंढता है पर नहीं पाता। उसके बाद वो ये सोचता है कि कोई और इस जगह से गुजर गया होगा, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिल रही और वो सोचता है क्या ये पॉसिबल है। वो सोचता है कि जो भी था उसका लेवल कम से कम फियर लेवल का होना चाहिए और वो चाहता है कि ये रिपोर्ट उनकी हाइनेस को मिल जाए। जैंग ये सुन के समझ जाता है कि दुश्मन का प्लान ये था कि रिंग जानबूझकर गिराई गई थी। अगर अब वो रिंग वापस देगा तो वो और ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा, इसीलिए वो रिंग को अभी के लिए अपने पास रखता है। सुबह 5:30 बजे अभी भी अंधेरा है और जोंग सोचता है कि नाइट वॉन्डरर स्किल के साथ रिंग को पहनने से वो बिल्कुल इनविजिबल हो सकता है। उसे ये रियलाइज होता है कि सिर्फ यही पावर से स्ट्रॉन्ग होना नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट तुम्हारे पास हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके कमरे के बाहर जोंग को कदम सुनाई देने लगते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपना नाम भी सुनता है और पूछता है कौन बात कर रहा है। लेकिन आवाज उसे डेंजर के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है। जब वो मॉन्स्टर्स उसके कमरे में घुसने आते हैं वो देखता है कि खिड़की खुली हुई है, लेकिन जब वो बेड पर देखता है तो वो उसे सोया हुआ देखते हैं और उसे अपना टारगेट पहचान लेते हैं। तुरंत वो उसे मार देने का प्लान बनाते हैं। एक मॉन्स्टर प्रोटैगनिस्ट के करीब आता है और नोटिस करता है कि वो किसी भी तरह के इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। वो कमेंट करता है अगर मैं होता तो मैं ऑलरेडी उठकर अपनी जान के लिए लड़ता, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। सिर्फ यही नहीं, उसे रिंग का कोई ट्रेस भी नहीं मिलता। दूसरा मॉन्स्टर अपने हाइनेस से पूछता है कि क्यों वो इस ह्यूमन को मार ना दे। आर्ग्यूमेंट करता है कि ये ह्यूमन हर सुबह रन करता है लेकिन आज वो नहीं गया, जो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हाइनेस कहते हैं कि ये उसका काम नहीं है और ये बेकार ह्यूमन है, इसीलिए इस पर टाइम और फूड वेस्ट करना बेकार है। फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। जैंग उठकर कहता है ये बहुत क्लोज कॉल था क्योंकि उसने अपनी मॉर्निंग रन के बारे में भूल गया था, लेकिन शुक्र है कि उसने अपने बॉडी को स्लीप करने का कमांड दिया था और सस्पिशियन से बच गया था। उसे याद आता है कि शू जिंगो की आवाज़ उसने सुनी थी, लेकिन वो सोचता है कि शायद वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। फिर वो सोचता है अब वक्त नहीं है सेंटिमेंटल होने का और डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना होगा अगर वो एडवेंचर पे जाना चाहता है। अब कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होते हैं कि सुबह किसी का बॉडी पाया गया था जो सिटी गार्ड के हाथ से स्लाइस्ड हो गई थी और वो बॉडी नोटोरियस ब्लैक डेथ स्टार की थी, जो पर्ल सिटी का सबसे डरावना असासिन माना जाता है। वो वही आदमी था जिसने सिटी लॉर्ड को भी चोट पहुंचाई थी। जोंग रियलाइज करता है कि वो उस आदमी को रात के वक्त देख चुका था और अगर वो मॉन्स्टर उससे इतनी आसानी से मार सकते हैं तो इसका मतलब है कि शू की स्ट्रेंथ उसने जो समझी थी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो सोचता है कि उन्होंने बॉडी को सबके सामने क्यों छोड़ा। शायद वो एक वार्निंग थी उन लोगों के लिए जो फॉक्सेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। जल्द ही वो अपनी सर्विलेंस को बढ़ाते जाएंगे। जैंग को लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने लिए कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ढूंढे। क्लास के बाद वो ब्लैकस्मिथ शॉप की तरफ जाता है, लेकिन पता चलता है कि सिटी के सारे ब्लैकस्मिथ शॉप्स सेलेस्टियल फॉक्सेस के कंट्रोल में है। कुछ एनालिसिस करने के बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी इंटरमीडिएट एनालिसिस अनलॉक कर लेता है। अब वो अपने दुश्मनों के ग्रोथ पोटेंशियल को देख सकता है। जब वो एक फॉक्स मर्चेंट से मिलता है उसका सिस्टम उसके अपोनेंट के सारे डिटेल स्टैट्स प्रोवाइड करता है। जोंग इस शॉप पे नहीं रुकता क्योंकि उसे ऐसी शॉप चाहिए थी जो फॉक्सेस के कंट्रोल में ना हो। आखिरकार वो एक ऐसी शॉप पर पहुंचता है जहां वो एक हाई क्वालिटी स्वॉर्ड के बारे में बात करते हुए सुनता है। सेलर एक आदमी से कह रहा होता है कि अगर वो स्वॉर्ड खरीदना चाहे तो वो उसे सबसे कम प्राइस पे दे देगा, लेकिन उसके लिए उसे अपना प्रॉफिट थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बुजुर्ग आदमी जो काफी बेकार सुनता है वो सेलर की बात समझ नहीं पाता। इरिटेटेड होकर सेलर उससे कहता है क्या तुम बहरे हो, और वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता कि एक नया कस्टमर शॉप में एंटर हुआ है। जब उसकी नजर प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है तो वो हैरान होता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है और कैसे उसने उसे चोरी करने की हिम्मत की। तभी जोंग एक स्वॉर्ड एनालिसिस करता है और देख पाता है कि इसकी क्वालिटी काफी बेकार है और ये जल्दी टूटने वाली है। सेलर ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर वो जोंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। उसके बाद वो अपने आप को एक्सिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के मास्टर
मे का डायरेक्ट डिसिपल बताता है। सेलर जोंग को धमकी देता है कि वो अपने आप को तैयार करे क्योंकि वो उसे अभी मारने वाला है, लेकिन सिर्फ एक थप्पड़ से जोंग उसे इंटरप्ट कर देता है। सेलर जोंग पर इल्जाम लगाता है कि वो गंदा फाइट कर रहा है। फिर वो कहता है, अभी इस शॉप को छोड़ के जा वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। जोंग सोचता है, क्या ये सच में सीरियस है? जोंग जब मुंह मोड़ने लगता है तो सेलर उस पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग उसे दोबारा रोक लेता है और पूछता है, ये तुम नहीं कर रहे? क्या सेलर अपने आप को गंदा फाइट करने वाला नहीं समझ रहा? अचानक एक और आवाज आती है। ये एक लड़की की होती है जो कह रही है, मैं तो बस 5 मिनट के लिए शॉप से गई थी और सब कुछ इतना लाइवली हो गया। फिर वो नीचे जमीन पर लेटे हुए आदमी से पूछती है, क्या तुम खुद शॉप छोड़ के जाओगे या तुम्हें मैं रास्ता दिखाने आऊं? फेक सेलर अपनी गलती पे सॉरी बोलते हुए भाग जाता है। जोंग सोचता है कि शायद अब दूसरी शॉप चेक करनी चाहिए, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है, हमें बात करनी है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, आप किस बात पर बात करना चाहती हो? वो लड़की जवाब देती है, मैं बस एक लड़की हूँ जो रोज मेहनत करती हूँ अपनी जिंदगी चलाने के लिए, और मुझे अपने अंकल का भी ख्याल रखना पड़ता है जो अपनी बेटी के गुम हो जाने के बाद बहुत परेशान है। फिर वो जोंग से कहती है, तुम्हारा फिजिक और पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तुम यहीं रहो और ब्लैक स्मिथ बनकर शॉप में मदद करो, मैं अपने अंकल की मदद भी करूंगी। और वो सैलरी, फूड और अकोमोडेशन भी ऑफर करती है। जोंग सोचता है कि अगर वो ब्लैक स्मिथ सीखेगा तो अपने इक्विपमेंट पर पैसे बचाएगा और ये शॉप फॉक्सेस के कंट्रोल में नहीं लगती, इसीलिए वो कहता है कि उसका सपना है ब्लैक स्मिथ का किंग बनने का। शॉप ओनर कह देती है, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट शार्प है। जोंग सोचता है कि अब उसे बस सर्वाइव करना होगा और फिर अपने गोल्स को कॉन्कर करना होगा। कुछ दिन बाद जब जोंग शॉप में काम कर रहा होता है, वो शॉप ओनर से पूछता है कि क्या उसे एक काम करना ठीक रहेगा। ओनर कहती है, हाँ बिल्कुल, ये काम कर सकते हो, ये जगह कोई भी नहीं आता। जोंग काम करने लगता है और शॉप ओनर उसकी स्किल्स की तारीफ करती है। वो बताती है कि ये एक स्पेशल फोल्डेड फोजिंग टेक्निक है जिसमें उसे अलग अलग मटेरियल्स को ब्लेंड करना होता है, बिल्कुल डो की तरह। फिर वो कहती है, थोड़ा रुकना, मैं मोल्ड लेने स्टोरेज रूम में जा रही हूँ, चारकोल बकेट में रखा है और ध्यान रखना आग बिल्कुल बंद ना हो। जोंग कंफ्यूज हो जाता है कि चारकोल वाला बकेट कौन सा है, और जब उसे फायर काफी कम होती हुई लगती है तो वो पैनिक हो जाता है। फिर वो जो पहला बकेट देखता है उसे उठा देता है और उसका कंटेंट आग में डाल देता है। ये करने पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। आग के बीच गिरा हुआ जोंग सोचता है कि शायद वो मर गया, तभी उसके छाती में एक होल खुलता है और वो सारी आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जोंग को बिल्कुल शॉक कर देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सारी आग उसके अंदर सिमट गई। उसका दिल आग से जल रहा है और वो सिचुएशन को समझने के लिए एनालिसिस करने की कोशिश करता है। उस एनालिसिस से ये पता चलता है कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल अब दोबारा इंक्रीज हो गया है। अगर उसका गेस सही है तो हर बार जब उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है वो एक नई एबिलिटी को अवेकन करता है और लेवल अप हो जाता है। लेकिन उसे ये याद आता है कि हर किसी का अपना ग्रोथ पोटेंशियल लिमिट होता है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ एक इंसान है जो मल्टीपल एबिलिटीज को अवेकन कर सकता है। फायर डिवॉवर स्किल का यूज करते हुए उसने आग को एब्जॉर्ब किया था। वो सोचता है कि सुबह लेवल 3 के पहुंचने के बाद उसने जेम कंज्यूम किया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आफ्टरनून तक ये इफेक्ट क्यों एक्टिवेट हुआ। शायद कुछ स्पेशल कंडीशंस का होना जरूरी है। जब चू चैंग वापस आती है वो शॉक्ड होकर पूछती है, ये क्या हुआ, ये शॉप किस हाल में आ गई? फिर वो पूछती है, क्या तुमने चारकोल की जगह स्कारलेट सरपेंट स्केल यूज की थी? वो अपने आप को ब्लेम करते हुए कहती है, मैं भी ये नहीं समझ पाई कि ये एक्सप्लोजन कॉज करेगा। जैंग सॉरी बोलता है, लेकिन चू चैंग कहती है, चिंता मत करो, जरूरी बात यह है कि तुम सेफ हो। लेकिन तुमने आग कैसे बुझाई? सरपेंट स्केल से फील हुई आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। जोंग कहता है, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन चू चोंग नोटिस करती है कि मटेरियल फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया है। वो कहती है कि ऐसे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, और इससे उसे ये लगता है कि प्रोटैगनिस्ट सच में काफ़ी टैलेंटेड है। उसकी स्किल्स तो इतनी अच्छी है कि वो किसी भी 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी में भी शामिल हो सकता है। जोंग कमेंट करता है, लोग कहते हैं कि सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम इन 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, तो तीसरा क्या है? चू चोंग एक्सप्लेन करती है, पर्ल सिटी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता इसका नाम क्या है और ये क्या करता है। जोंग को इक्विपमेंट की जरूरत थी, तो चू चोंग कहती है वो डैगर रख सकता है। जोंग देखता है कि डैगर काफी अच्छा है और पूछता है, ये इतना महंगा नहीं होगा?
शॉप ओनर कहती है इसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये 1 लाख के बराबर है, जो तुम्हारे 3 साल के सैलरी के बराबर है। जोंग पूछता है मैं अपनी सैलरी से कैसे अफोर्ड करूंगा। चू चोंग कहती है ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे फोर्जिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर वो कहती है उसके पास एक मिशन है और पूछती है क्या तुम ठीक हो स्कूल छोड़ने के लिए। जोंग कहता है मैंने ऑलरेडी अर्ली ग्रेजुएशन अरेंज कर ली है। चू चोंग संतुष्ट होकर कहती है ये तो अच्छी बात है। वो कहती है कि उनका शॉप फॉक्सेस के टारगेट में नहीं आया क्योंकि ये ज्यादा ओपन नहीं होता, लेकिन इस कमोशन के बाद ये बदल सकता है। जोंग सोचता है कि वो अपनी नाइट वॉन्डरर स्किल का इस्तेमाल करके कुछ कर सकता है। शाम के वक्त वो फर्स्ट लो लेवल सेलेशियल फॉक्स का सामना करता है। ये उसके लेवल का है लेकिन अच्छा गियर पहने हुए है। फॉक्स को हराकर जोंग सोचता है कि अगर सिटी गार्ड अब पर्ल सिटी में बिल्कुल गिर गया है तो शायद सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम भी इंटैक्ट हो। जोंग सोचता है कि अगर सेलेस्टियल फॉक्स का बॉडी इन्वेस्टिगेशन टीम को दे देगा तो शायद वो हाई अप्स का ध्यान अट्रैक्ट कर सकेगा। पर इससे पहले कि वो कुछ करे एक और शख्स अपीयर होती है और पूछती है क्या तुम छोटी लड़की को मारने जा रहे हो। वो उसे वॉर्न करती है हरकत मत करना वरना तुम मारे जाओगे। जोंग तुरंत समझ जाता है कि ये औरत उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। उसकी नाइट वॉन्डरर स्किल और असासिन्स रिंग अब यूजलेस है क्योंकि वो उसे क्लियरली देख सकती है। वो औरत एक स्पिरिट लाइक फॉर्म में आती है और जोंग से कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे ऑर्फनेज के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मिलना होगा। जोंग पूछता है वो वहां क्यों मिलना चाहती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए चली जाती है। कम से कम ये लगता है कि वो सेलेस्टियल फॉग के साइड पर नहीं है, वरना वो पहले ही मार दिया जाता। जोंग को याद आता है कि वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और अपनी बचपन की ट्रेनिंग वहीं की थी, इसीलिए उसने उस पार्क को ट्रेनिंग ग्राउंड्स का नाम दिया था। ये सोचने पर जोंग को लगता है कि वो औरत उसे जानती है और शायद वो उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखती थी। शायद इसीलिए उसने उसे फॉक्स को मारने से रोका। हो सकता है कि उसका कोई खास मकसद हो, इसीलिए वो उसे वहां मिलना चाहती है। लेकिन उसके बजाय जोंग को फॉरेस्ट के बीच एक म्यूटेंट बीस्ट मिलता है और वो उसका एनालिसिस करने का कोशिश करता है। उसके स्टैट्स उतने भी कमजोर नहीं हैं और उसका लेवल जोंग से ज्यादा है, इसीलिए वो कॉशियसली उसे अप्रोच करता है। जोंग सोचता है कि अगर वो धीरे धीरे पीछे हट जाए तो ये एनकाउंटर अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटने का फैसला करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो बीस्ट को मार नहीं सकता तो ऑर्फनेज के बच्चे जो पार्क के पास गुजर रहे हैं उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है। चू चोंग के दिए हुए वेपन से उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर को हरा सकता है। जोंग सोचता है कि जैसे हर एडवेंचर में मेन कैरेक्टर को अपने पावर्स मिलते ही कॉम्बैट एक्सपर्ट बन जाता है, ये पूरी तरह से बकवास है। उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने बॉडी को कमांड कर सकता है। पर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मॉन्स्टर उससे इस तरीके से लड़ने वाला होगा और वो इम्प्रेस्ड हो जाता है। मॉन्स्टर का आर्मर इतना थिक है कि उसका डैगर उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए जोंग को एक और अप्रोच सोचना पड़ता है। मॉन्स्टर रेंज अटैक की प्रिपरेशन कर रहा होता है और जोंग सोचता है ये लगता तो बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है, बस मेन कैरेक्टर बन गया हूँ। जोंग अपने बॉडी को कमांड देता है और देखता है कि मॉन्स्टर के आंखों के आसपास का हिस्सा उनका वीक स्पॉट है। मसला ये है कि वो अपने आप को कॉइल करके अपने वीक स्पॉट को प्रोटेक्ट करता है। जोंग को समझ आता है कि उसे मॉन्स्टर के डिफेंसिव स्टैंस को तोड़ना होगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बोरिंग हिस्ट्री लेसन्स जो पर्ल फिस्ट टेक्निक के बारे में थी अब काम आएगी। ये टेक्निक ब्रूट फोर्स से एनिमी को क्रश करने का तरीका है जो छोटे फोर्स के लिए परफेक्ट है। जैंग उसके वीक स्पॉट को टारगेट करते हुए मॉन्स्टर को हरा देता है। जोंग को रियलाइज होता है कि रियल कॉम्बैट उसे ट्रेनिंग से ज्यादा जल्दी लेवल अप कराता है। फिर वो सोचता है कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि ये मॉन्स्टर बिना किसी वजह के यहाँ कैसे आ गया। लगता है कोई इसे जानबूझकर यहाँ डाल गया है क्योंकि म्यूटेंट बीस्ट का पर्ल सिटी के वॉल्स के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सेलेस्टियल फॉक्सेस के अलावा। लेकिन अपनी ध्यान की कमी की वजह से जोंग एक ट्रैप में फंस जाता है। वो सुनता है किसी औरत की आवाज कह रही है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। वो आवाज पहचानता है, ये वही औरत है जो पहले भी मिली थी। वो उससे कहती है अपने इंसान होने का साबित करो। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट काफी फंस जाता है और अनश्योर होता है कि अपनी असली नेचर को कैसे प्रूव करे। उसकी ये डिमांड जोंग को ये सोचने पर मजबूर कर देती है ये औरत शायद म्यूटेंट बीस्ट के प्रेजेंस को सिटी में फील कर सकती है, लेकिन वो उनको प्रिसाइसली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। वो सोचता है कि जब वो छोटे सेलेस्टियल फॉक्सेस को मारने की तैयारी कर रहा था तब इस औरत को शायद शक हो गया था। उसे ये भी लगता है कि वो मॉन्स्टर जो उस वक्त वहां था वो उसके लिए एक टेस्ट था
जब वो उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है, औरत काउंटडाउन शुरू कर देती है। जोंग उस एनालिसिस में फंसा होता है और समझता है कि वो औरत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये समझना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए उसे ये समझ आता है कि उसके रिंग और एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन उस औरत पर यूजलेस है। जोंग को याद आता है कि उसने प्यूरीफायर स्क्वाड के बारे में सुना था, लेकिन उसे उनके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं था। वो उस औरत से पूछता है, क्या आप थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, जैसे सिटी गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम? औरत उससे कहती है कि उसके पास 1 मिनट का वक्त है। जोंग डेस्परेट होकर सोचता है कि उसने सुना था कि वो छोटा पार्क जिसे वो ट्रेनिंग ग्राउंड बुलाती है, वो वैसे ही पार्क है जहां वो बचपन में ट्रेनिंग करती थी। उसे लगता है कि वो औरत भी उसी ऑर्फनेज में बड़ी हुई है, लेकिन वो किसी लुई शिनचैन नाम की लड़की को याद नहीं कर पाता। वो सोचता है कि शायद उसने उसका नाम बदल दिया होगा। प्रोटैगनिस्ट अपने बचपन की लड़कियों के नाम लेने लगता है, लेकिन जब वो उसका नाम गेस नहीं कर पाता तो वो औरत थोड़ी इरिटेट हो जाती है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक छोटी सी कट कर देती है, कहकर ये तुम्हारा इंसान होना साबित नहीं करता। ये रिएक्शन जोंग को ये कंफर्म कर देता है कि वो औरत सच में लुई शिनचैन है। वो प्रोटैगनिस्ट से 3 साल बड़ी थी और जब वो एकेडमी ज्वाइन कर रहा था तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन गई थी। जब वो बचपन में ट्रेनिंग करता था वो उसके साथ भी ट्रेनिंग करती थी, इसीलिए वो उसका नाम याद कर पाता है। अब लेऊ शिनचैन का रिएक्शन भी पॉजिटिव होता है। जोंग को समझ आता है कि ये सच में वो है, लेकिन उसके पास एक और सवाल होता है। वो पूछती है कि एकेडमी के रिकॉर्ड के हिसाब से उसके जेम कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी यूजलेस माना गया था क्योंकि उसका एक्टिवेशन इम्पॉसिबल था। तो वो पूछती है, तुमने क्या किया था? जोंग एक्सप्लेन करता है, 2 हफ्ते पहले मैंने अपना जेम कॉन्ट्रैक्ट खुद खाया और अपने आप को अपना ही समन्ड बीस्ट बना लिया। अब मैं अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता हूँ। ये मुझे म्यूटेंट बीस्ट के इल्यूजन से बचाता है और मैं उनकी डिस्गाइजेस को देख सकता हूँ। वो औरत जिसे लुई शिनचैन कहा जाता है उससे पूछती है, तुम इस बात का पूरी तरह से यकीन कैसे कर सकती हो? जोंग बताता है, हाँ, बेकरी का बेकर, फर्नीचर स्टोर के ओनर, लेव स्ट्रीट पर जवान, लोंगू स्ट्रीट के 3 ब्लैकस्मिथ्स और वो छोटी लड़की जो मैंने पहले मारना चाहा था, सभी लो लेवल सेलेस्टियल फॉक्सेस हैं। लुई शिनचैन ये वेरीफाई कर सकती है खुद। फिर वो चली जाती है और कांटेक्ट करती है एक शख्स को जिसका नाम जिम्बो होता है। वो उससे पूछती है, क्या इन्फॉर्मेशन सही है, और कहती है कि पहला कदम यह है कि इसे कंफर्म किया जाए। जिम्बो जवाब देता है, हमने कभी सेलेस्टियल फॉक्सेस को देखा नहीं है, खासकर सिटी के अंदर, लेकिन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एबिलिटी पहले भी दिखाई दी गई है और ये डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती है। वो कहता है, मैंने एक टीम भेजी थी शॉप ओनर्स को एप्रीहेंड करने के लिए और वो जल्द ही लौट आएंगे। जिस वक्त जिम्बो और उसकी टीम वापस आती है उन्हें एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। फिर टीम वापस आती है और अपने लीडर को बताती है, बेकर को हमने जब शहर से बाहर लिया तो उसने तुरंत अटैक कर दिया। वो अपनी डिस्गाइज में थी और जब लीडर ने उसका सामना किया तो उसने एक ही स्ट्राइक में फॉक्स को मार दिया। ये सब कंफर्म करने के बाद उन्हें पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और अब वो समझ गए कि उनको किस चीज़ का सामना करना है। जिम्बो अपने टीम को ऑर्डर देता है, सबको अलर्ट कर दो और तुरंत टारगेट्स को एलिमिनेट कर दो। पर्ल एकेडमी में शू को कुछ अलग महसूस होता है। उसकी मेड उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो बस वहां से चली जाती है। सोचती है कि एगुई मर गई है, किसी ने उसे शहर के बाहर मार दिया। अब ली स्ट्रीट पर भी एक और अपने लोग मार दिए गए हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल मिटा दिया और डिटेक्शन से बच गए। अब अपनी फॉक्स फॉर्म में वो सोचती है कि ये इंसान कौन है। जोंग लिऊ शिनचैन से पूछता है कि क्या उसने इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की। वो कह देती है कि हाँ, उसने वेरीफाई किया, लेकिन उसे अभी भी जोंग के एबिलिटी पर शक है कि वो इल्यूजन्स को देख सकता है। वो सोचती है कि शायद ये भी कोई ट्रैप हो सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि जोंग उसकी आंखें और कान बनेगा। वो उससे कह देती है कि अगर वो कुछ भी ढूंढे तो उसे रिपोर्ट करना होगा। जोंग समझता है कि अब वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा और वॉच भी नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक वो सेलेस्टियल फॉक्सेस से डील कर रहे हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेओ उसे एक जेड पेंडेंट देती है और समझाती है कि इसके 2 होते हैं, एक को कोल्ड जेड और दूसरे को वार्म जेड कहा जाता है। वो बताती है कि अगर जोंग को कभी डेंजर हो तो उसे बस कोल्ड जेड को आग में डाल देना होगा और वार्म जेड एक्टिवेट हो जाएगा। ये ल्यू को अलर्ट करेगा और जल्दी से उसकी मदद के लिए वो आ जाएगी। फिर वो उससे ये भी कह देती है कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो और सेफ्टी के लिए कभी भी दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होना। जैंग उसे बताता है कि वो मार्शल आर्ट सीखने की सोच रहा है और शायद
किसी स्कूल में एनरोल कर लेगा, लेकिन उसके ट्यूशन फीस काफी ज्यादा है। लिू शिनचान कह देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। तब वो जोंग को कह देती है कि एक अच्छा मार्शल आर्ट स्कूल ढूंढने का काम करे और जोंग उसे थैंक्स करता है। इसके बाद कुछ दिनों में पर्ल सिटी में फॉक्सेस की संख्या काफी कम हो जाती है। लगता है कि प्योरीफायर स्क्वाड अपना काम कर रही है। लिू शिनचान ने अब तक जोंग से अपनी एज भी नहीं बताई, जो जोंग को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो अभी भी पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर उसने अपने एनालिसिस एबिलिटी को लेवल अप नहीं किया होता तो वो कभी ये नहीं समझ पाता कि वो प्योरीफायर स्क्वाड का हिस्सा है। फिलहाल फॉक्सेस को एलिमिनेट करना जोंग के लिए काफी है और उन्होंने उसे इनिशियल रिवॉर्ड के रूप में 10,000 कॉइन्स भी दिए हैं। फिर एक दिन जोंग एक औरत को देखता है जो मार्शल आर्ट स्कूल के फ्लायर्स बांट रही होती है और वो तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन जब वो फ्लायर्स देखता है तो उसे लगता है कि क्लासेस महंगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो श्योर नहीं है कि ये उसके लिए सही स्कूल है। लेकिन वो यंग वुमेन उससे कह देती है कि हर पैसा वर्थ होगा और बीस्ट किंग फिस्ट स्कूल की टेक्निक पर्ल सिटी में फेमस है। अगर वो उसे बिलीव नहीं करता तो वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करने का ऑफर करती है। वो फिर बीस्ट किंग फिस्ट के 3 बिगिनर फॉर्म्स दिखाती है, मंकी स्टाइल, जायंट क्रोकोडाइल स्टाइल और फीनिक्स क्लॉ स्टाइल। ये टेक्निक्स चाहे मोबिलिटी के लिए हो या स्ट्राइकिंग के लिए पर्ल फिस्ट से काफी एडवांस लगती है। ये सेट मार्शल आर्ट्स काफी इंप्रेसिव है। मंकी स्टाइल के काफी वेरिएशंस हैं और ये एक फिक्स स्टाइल नहीं है। लेकिन जोंग को ये लगता है कि वो औरत अभी इतनी ट्रेन नहीं है। वो बीस्ट किंग फिस्ट की असली पावर को दिखाने के लिए अभी भी काफी दूर है। जोंग जब उस औरत की मदद कर रहा होता है तब 2 आदमी एक राइवल स्कूल से आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ फ्लायर्स बांटने की परमिशन किसने दी। जोंग उनको इग्नोर कर देता है, लेकिन वो यंग वुमन कह देती है कि उसे ये नहीं पता कि किस एरिया में फ्लायर्स बांटना मना है। एक आदमी कहता है कि बीस्ट किंग फिस्ट की टेक्निक्स बेकार है और जोंग को उनके सिंगी स्कूल ज्वाइन करने की सलाह देता है। जोंग सरकास्टिकली पूछता है, तो तुम वो आदमी हो? इससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो क्विंट लाइटनिंग स्ट्राइक का हिस्सा है और चैंग को धमकी देता है। वो उसे याद दिलाता है कि जोंग ने ब्लैकस्मिथ शॉप में जो किया था उसका अभी भी बदला लेना है और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। फिर वो अपने दूसरे आदमियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है। यंग वुमेन कहती है कि वो जोंग को हर्ट होने नहीं देगी और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। वो 2 आदमी गुस्सा हो जाते हैं और अपने स्टांसेस में खड़े होते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने इंटरफेरेंस किया तो वो भी मार खाएगी। जोंग उसके स्टैट्स चेक करता है और समझता है कि उन्होंने इंटेलिजेंस को ब्रूट स्ट्रेंथ से बदला है। वो सोचता है कि क्या ये सच में एक स्किल हो सकती है। फिर वो यंग वुमेन को एनालिसिस करता है। उसका नाम वैंग गैन है और उसकी इनक्रेडिबल पोटेंशियल है जो वक्त के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लेकिन इस मोमेंट में जोंग को लगता है कि वो खुद को मार खिलवा रही है, इसीलिए वो उससे कह देता है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम 3 हैं और तुम्हें चोट लग सकती है। और वो वैंग गैन को रियश्योर करते हुए कहता है, तुमने मुझे मंकी स्टाइल दिखाया है और ये टाइम परफेक्ट है तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए। जोंग फिर अपना काउंटर अटैक शुरू करता है और पहले फॉर्म से सेकंड फॉर्म में ट्रांजिशन करता है। लाइटनिंग मैन जोंग को इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग उसे एक किक मार के उसे ग्राउंड पे गिरा देता है। उसके बाद लाइटनिंग मैन जमीन पर गिरकर एम्बैरसिंग तरीके से अपने आप को संभालता है और जोंग उसका मजाक उड़ाता है। जोंग डिक्लेयर करता है कि वो अब बीस्ट किंग स्कूल में एनरोल करेगा। वैन गैंग हैरान होकर कह देती है कि जो उसने किया वो इनक्रेडिबल था। उसने बस एक बार मंकी किंग स्टाइल देखा और उसे सीख लिया और अब वो चाहती है कि वो उससे और सीखे। वो कहती है कि जोंग की मदद से वो बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगी। जोंग उसे बताता है कि उसके पास 7 स्टार्स का पोटेंशियल है और वो श्योर है कि वो हाई रैंक पर पहुंचेगी। हो सकता है वो केन लेवल अवेकेंड हो जाए और शायद ऐसे ही किसी की मदद जरूरत हो जो फ्यूचर में उसके एवोल्यूशन में मदद कर सके। मार्शल आर्ट स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं और वो पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि उनका टीचर आ रहा है। कुछ लोग अपने असाइनमेंट्स नहीं कर पाए हैं और सोच रहे हैं कि मास्टर को देर हो रही होगी। जोंग पूछता है, सबको टीचर से डर क्यों लग रहा है? वो यंग वुमेन एक्सप्लेन करती है कि टीचर अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता है और जो अपने टास्क कंप्लीट नहीं करते उन्हें सजा मिलती है। जोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें कभी सजा मिली है? वो कहती है, हाँ, हर दिन मिलती है। मैंने यहाँ 1 महीना हो गया लेकिन अभी भी बेसिक्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाई हूँ।
जोंग सोचता है ये किसी प्राउड बात जैसे लग रहा है। तब टीचर आता है और सब स्टूडेंट्स अपनी पोजीशन लेते हैं। उसका नाम बेडे है और वो ऑर्डर देता है कि जो भी स्लैकर्स हैं वो 5 लैप्स दौड़े, वार्न करते हुए कि हाफ हार्टेडली परफॉर्मेंस मत देना। जोंग उसे एनालाइज करता है और समझता है कि बे लेवल 25 पर है, जो लिू शिनचैन के बराबर काफी स्ट्रांग है। बेडे जांग के पास आता है और पूछता है क्या तुम वो हो जिसने एक्जीनिया क्लोन्स को टक्कर दिया? जोंग उससे पूछता है अगर ये सच है तो। टीचर कहता है कि वो ये जानना चाहता है कि जोंग ने क्या किया। जोंग उससे कह देता है कि वो थोड़ा ज्यादा जा रहा है और पूछता है कि एक बिगिनर को अटैक करने का क्या फायदा। बेडे एक सवाल करता है तुमने किंग मंकी स्टाइल को एक बार देख के कैसे मास्टर किया? जैसे ही बे क्विक अटैक लॉन्च करता है, जोंग समझता है कि उसके पास डॉज करने का वक्त नहीं है, लेकिन मास्टर उसे सिर्फ अपने सर पर थप्पड़ मार के छोड़ देता है, उसे मारने की जगह। जोंग घबराता है और सोचता है मुझे लगा वो मुझे मार डालेगा। बेडे कहता है कि पहले उसने नहीं माना था, लेकिन अब वो समझता है कि लड़के में टैलेंट है। वो लिू शिनचैन को ब्लेम करता है कि जो जैंग को किंग मंकी स्टाइल दिखाने वाले थे उनका फुटवर्क गलत था, लेकिन वो जैंग को रियश्योर करता हुए कहता है कि वो पर्सनली उसे प्रॉपर टेक्निक सिखाएगा। जोंग शुक्रिया कहता है। फिर बेडे अनाउंस करता है कि अब देखते हैं कौन अपनी ट्रेनिंग में लापरवाही करता है। वो बाकी स्टूडेंट्स को स्पारिंग के लिए लाइन में लगने के लिए कहता है, वार्निंग देते हुए कि जो भी उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा उसे 500 पुशअप्स और 16 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा वेटेड वेस्ट पहनकर। जोंग सोचता है ये एक अवेकेंड के लिए काफी एक्सपेक्टेड है जो फिजिकल एनहांसमेंट एबिलिटीज के साथ है। उसके बाद वैंग गैंग जोंग की अटेंशन ध्यान से अपनी तरफ खींचती है। जोंग उससे पूछता है क्या कुछ गलत हो गया? वो कहती है कि उसके टीचर उससे ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहे और पूछती है कि जोंग उसे प्राइवेट ट्रेनिंग दे सकता है जब वो मास्टर से और सीख ले। जोंग उससे कह देता है कि वो मान गया है और उससे कहता है कि क्लास के बाद वो आयरन सोल ब्लैकस्मिथ शॉप में मिलती है जहां दोनों ट्रेनिंग कर सकते हैं। वॉन्ग गैंग एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो हाँ कहेगा, लेकिन वो खुशी से भर जाती है। उसका स्टबर्न डिटर्मिनेशन उसकी लर्निंग एबिलिटी को 90% तक रिड्यूस कर देता है। जोंग समझाता है कि इसी वजह से मास्टर बे के पास इस लड़की के लिए पेशेंस नहीं है। कुछ दिन बाद दोनों ब्लैकस्मिथ शॉप पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जोंग वैन गॉन्ग को पॉइंट आउट करता है कि वो अभी भी बहुत मिस्टेक्स कर रही है। जोंग ने किंग मंकी स्टाइल को छोटे मूवमेंट्स में तोड़ दिया है और उन्हें अलग अलग प्रैक्टिस करने को कह रहा है, जो काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है। जोंग सोचता है कि बीस्ट किंग फिस्ट काफी फैसिनेटिंग है। पिछले कुछ दिनों में नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करने के बाद वो फील करता है कि उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है। तब अचानक चू चोंग चिल्लाने लगती है और जोंग से पूछती है क्या तुम गेस कर सकते हो कौन वापस आया है? जोंग वैन गॉन्ग को कह देता है कि वो कंटिन्यू करे ट्रेनिंग जब तक वो शॉप ओनर से बात करके आता है। जोंग शॉप ओनर के पास जाता है और वो कह देती है कि ये क्लोज कॉल था, कहीं ना कहीं आजकल यहाँ एनिमल्स और म्यूटेंट बीस्ट का दिखना काफी मुश्किल हो गया है। चू चोंग बता रही है उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ा। वहां जाके उनको एक पैक ऑफ स्टॉर्म वुल्व्स का सामना हुआ। जोंग ने पूछा क्या तुम्हें कोई चोट लगी? चू चोंग ने जवाब दिया नहीं, हमने अपने अर्थ डिगिंग शोवल का यूज करके छुपने का प्लान बनाया था। वुल्व्स हमें नहीं ढूंढ पाए और वो कुछ और ढूंढने चले गए। उस दौरान उसने वुल्व से एक वैल्यूएबल आइटम छुपा ली। वो जोंग को एक जेम देती है और कहती है ये कुछ यूनिक है। जोंग ने जेम को देखा और पहचाना कि ये एक विंड जेम है। चू चोंग उसकी शार्प आंखों की तारीफ करते हुए बोलती है ये जेम किसी को विंड ब्लेड्स या स्टॉर्म ब्लेड्स बुलाने की ताकत दे सकता है। जोंग ने जेम को पकड़ा और सडनली उसने कई आवाजें सुनना शुरू की। उसे समझ आया कि ये एक नई एबिलिटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी फायर डिवॉवर स्किल का होता है। वो सोचता है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जेम में थोड़ा डिले हो और फिर वो 2 सेलेशियल फॉक्सेस की बातें सुनता है। एक कहती है वहाँ शॉप में 2 ह्यूमंस हैं, जिनमें से एक हमारे हाइनेस को परेशान कर चुका है। एकेडमी के डॉर्मेटरी में फॉक्सेस सोच रहे हैं कि उनको खाना बना ले। जोंग को समझ आता है कि अब वो दोनों हंट हो रहे हैं। इसी दौरान लिू शिनचैन घर पर बात ले रही होती है। जैसे ही वो निकलती है उसका तालिस्मान वाइब्रेट होने लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसका मतलब है कि जोंग पिंग को खतरा है। वहीं शॉप पर जोंग अपना तालिस्मान एक्टिवेट करता है और लिू शिनचैन के आ जाने का इंतजार करता है, लेकिन सेलेस्टियल फॉक्सेस इंपेशेंट हो रहे हैं और कभी भी इन्वेड कर सकते हैं। चू चोंग उसकी बदली हुई शक्ल को देखकर पूछती है क्या सब ठीक है? जोंग ने देखा कि 2 मिड लेवल फॉक्सेस अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। वो चू चोंग को अभी तक कुछ नहीं बताता और कहता है तुम अपने अंकल से बात करने जाओ, मैं बस कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ कुछ सप्लाईज लेने। चू चोंग को समझ आता है और वो कहती है
जल्दी वापस आ जाना। लेकिन वो विंड जेम को रखने का फैसला करती है। जोंग को अब समझ आ गया कि उसे वोंग को जल्दी से वहां से निकालना होगा और वो नहीं चाहता कि इस मेस में वो फंस जाए। ब्लैकस्मिथ शॉप के बैकयार्ड में वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी। जोंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चुपचाप मेरे साथ आ। वो समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है। तभी फॉक्सेस ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? वोंग को उनकी इल्यूजन समझ नहीं आई और वो उन्हें अपना माँ बाप समझ रही थी, पर प्रोटैगनिस्ट ने उससे कहा, इनसे दूर रहो। फॉक्सेस ने अपने डिस्गाइज को एक्सपोज किया और कहा, ये लड़का कौन है जो हमें डर के देखता है? वैंग ने जवाब दिया, ये मेरा फ्रेंड है जो मार्शल स्कूल से है। फिर फॉक्सेस ने प्रोटैगनिस्ट को अटैक किया, लेकिन वो डॉज कर गया। फॉक्सेस ने नहीं छोड़ा और उन्हें मारने की कोशिश की। वैंग कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे काम रहते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उनके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए फॉक्सेस ने उनको अटैक किया। वैंग पूछती है, क्या तुम ठीक हो? प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, हाँ। बाद में वैंग ने अपने पेरेंट्स को पूछा, लेकिन अभी भी वो उनको समझ नहीं पाई थी। तभी प्रोटैगनिस्ट ने म्यूटेंट बीस्ट को ऑर्डर दिया, इन्हें पास मत आने दो। फॉक्सेस ने नोटिस किया कि वो उनकी डिस्गाइज को देख पा रहा है और वो गुस्सा होकर अटैक करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और सोचा ये शायद लेवल डिफरेंस की वजह से है। फिर प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि एक और फॉक्स वैंग के पास आ रहा है। जब वो पूरी तरह से वल्नरेबल थी, उसे कुछ करने का टाइम नहीं मिला। तभी सीजी ने अपने आइस पावर से फॉक्सेस को भगा दिया। वैंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है। लिu शिनचैन पूछती है, सब ठीक है? वैंग शॉक में थी और कहती है, मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया। जोंग ने उसे सच बताया, ये फॉक्सेस है जो डिस्गाइज में अपने असली रूप को छुपाते हैं। वैंग अब तक विश्वास नहीं कर पाई थी और रोने लगती है, ये तो मेरे पेरेंट्स थे, ये सच नहीं हो सकता। डोंग ने पूछा, ये सब क्यों दिखाया? लिu शिनचैन ने जवाब दिया, शायद एक सेलेस्टियल फॉक्स जो सी लेवल है वो अपनी क्लैन की इल्यूजन को एम्पलीफाई कर सकता है। जोंग को समझ आता है कि वो एक ही इंसान है जो इन इल्यूजन्स को देख सकता है। वो वैंग को बताता है, इन मॉन्स्टर ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया और उनकी जगह ली। फिर उसने फॉक्सेस के मार्क्स उठा के सच दिखाया, लेकिन ये सब वैंग की सिचुएशन को और भी बुरा बना देता है। दूसरी तरफ शू बोलती है, पिछले एक हफ्ते में 9 फॉक्सेस मर चुके हैं, लगता है ह्यूमंस ने उनकी इल्यूजन्स का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। एक सर्वेंट पूछता है, तो क्या हम सबको मार डालें? दूसरा सर्वेंट जवाब देता है, अगर हम सबको मार डालेंगे तो हमारा फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा। क्वीन ने सबको चुप करने के लिए कहा और बोला, सबको मार देना इनएफिशिएंट है और फूड वेस्ट होगा। मेरा प्रायोरिटी है उनको बाहर लाके मारना जो शैडोज में छुप के आए हैं। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट से पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि दुश्मन सिटी के अंदर है? वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सिविल लॉर्ड को काफी चोट लगी थी। वो शायद अभी भी सिटी के अंदर छुपकर अपने रिटर्न का इंतजार कर रहा है। एक फॉक्स कहती है कि दूसरे स्पीशीज को लाना एक अच्छा आइडिया है ताकि मेन्यू डाइवर्सिफाई हो। क्वीन इस बात से एग्री करती है, लेकिन याद दिलाती है कि किंग अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। वो ये भी वार्निंग देती है कि जो इंसान उसने अपने ट्रस्ट में लिया है, अगर वो कोई गलती करता है तो वो उसे मारने में देर नहीं करेगी। जिंग कहता है, मैं एक हम्बल सर्वेंट हूँ, मैंने अपनी जिंदगी पर्ल सिटी की सेवा में लगा दी है, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि जो पुराना सिटी लॉर्ड था वो काफी इनकम्पोर्टेंट था। इस वजह से सिटी रुक गया और वीक लीडरशिप के अंडर वो स्टैग्नेट हो गई। मैं बस चाहता हूँ कि सिटी को सबसे मजबूत इंसान के हाथ में जाना जाए। वैंग अभी भी अपने पेरेंट्स को याद करके उदास थी और जो सच उसने सुना था उससे वो अभी भी डिसबिलीफ में थी। वो पूरी सिचुएशन पर गुस्सा थी और कहती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ करती। फिर वो अपने आप से कहती है, चाहे मुझे पता होता पर तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है, ऐसा मत सोचो वैंग, ये सब तुम्हारा नहीं है। वैंग बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड थी और कहती है, सब मेरी गलती है, मैं इतनी कमजोर थी कि एक सिंपल मार्शल टेक्निक भी नहीं सीख पाई। फिर वो ये भी पूछती है, ये सब मेरे माँ बाप के साथ क्यों हुआ और क्यों मैं नहीं मर गई उनकी जगह? जोंग उसे टाइट हग करके कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मैं भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन खो चुका हूँ जो म्युनिसिपल गार्ड में सेलेस्टियल फॉक्सेस के साथ मर गई थी। मैं रोज सोचता हूँ अगर मैं उसे म्युनिसिपल गार्ड ज्वाइन करने से रोक लेता तो शायद ये ट्रेजेडी ना होती, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि अगर मैं टाइम पे लौट भी आता तो भी आउटकम वही रहता। उसका ड्रीम था कि म्युनिसिपल गार्ड ज्वाइन करना और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जोंग का कहना है, हम जो कुछ भी डेस्टिनी में लिखा है उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे माँ बाप की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ सकते हैं। हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सके। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहीं ना कहीं गुरूर से देख रहे होंगे। और फिर जो स्काउंड्रल सिटी में है, जोंग का प्रॉमिस है कि वो उन्हें मार डालेगा।
लेकिन उसके बाद वो अपने बैटल वूंड्स के चलते बेहोश हो जाता है। उसने अपने बॉडी को होल्ड करने को कहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसका बॉडी इतना जल्दी फेल हो गया। जब वो होश में आता है, उसके फ्रेंड्स को रिलीफ होता है। जोंग पूछता है, कितनी देर तक बेहोश रहा मैं? सीजी उससे कहती है, जरा धीरे रहो, अगर ज्यादा मूव करोगे तो तुम्हारा वुंड रीओपन हो सकता है। वांग कहती है, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला कर लिया है। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ सारे सेलेस्टियल फॉक्सेस को मार दूंगी। प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर वो वांग को कहता है कि उसका घर अब सेफ नहीं रहा और उसे टेम्पररी वहां रुकने की सलाह देता है ताकि दोनों को ज्यादा सिक्योर रखा जा सके। जल्दबाजी में प्रोटैगनिस्ट कुछ फॉक्सेस की बातें सुनता है और पहचानता है कि एक फॉक्स शू है। फिर वो सीजी को बताता है कि उसे सेलेस्टियल फॉक्सेस का कुछ लीड मिल गया है। सीजी पूछती है, क्या लीड है? और कुछ देर बाद वो ये जानती है कि वाइस मेयर हैंग जिमिंग, जो अपने आप को एक हम्बल सर्वेंट कह रहा था, वो अपने आप को एक ट्रेटर के रूप में एक्सपोज कर रहा था। और जो किंग उसने मेंशन किया है वो शायद वही है जो इल्यूजन्स को एम्पलीफाई कर रहा है, जो हाई लेवल अवेकेंड वंस को भी धुंधला सकते हैं। अगर उनका किंग अभी भी एक्शन में नहीं है तो ये एक चांस हो सकता है काउंटर अटैक का। सीजी कहती है, मुझे जैंग की मदद चाहिए, उनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। जोंग एग्री करता है। वहीं चू चोंग का अंकल कह रहा है कि वो भूखा है और चू चैंग उससे कहती है, थोड़ा और इंतजार करो, चोंग जल्दी वापस आएगा कन्वीनियंस स्टोर से। प्योरीफायर स्क्वाड के बेस पे कुछ लड़कियां सीक्रेट रूम एक्टिवेट करने की बात कर रही होती हैं और एक सेलेस्टियल वेल बनाने की प्लानिंग कर रही है। मैनी कहती है, मुझे लगता है सीजी ही वहाँ इंचार्ज है। केन लुई इस बात से एग्री करता है। सूजी पूछती है, मैनी तुम्हें कॉफी चाहिए? ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है। मैनी कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉफी पी ली है। फिर वो कह देती है, अब शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद सूजी फुल सोलर चार्ज इन्वॉल्व करती है। मैनी अपना ब्लैक वेल इन्वॉल्व करती है और चेन लॉय लाइट और शैडो को डिस्ट्रॉर्ट करते हुए फुल डिस्ट्रॉशन इन्वॉल्व करता है। इससे एक इल्यूजन बनती है जो सेलेस्टियल वेल के नाम से जाना जाता है और ये पूरे पर्ल सिटी पे छाता है। प्योरीफायर स्क्वाड ने कुछ वक्त जैंग के साथ काम करने के बाद अपने कुछ सीक्रेट्स उसे शेयर करने का फैसला किया। ये स्क्वाड पर्ल सिटी में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सिटी को किसी भी थ्रेट से बचाने की कसम खाई है और हर तरह के करप्शन को प्योरीफाई करते हैं। इनके पास एक सीक्रेट वेपन होता है जो कवर ऑपरेशंस करने में माहिर है। बैरियर टीम नाम का डिवीजन इन मिशंस में मदद करता है। स्क्वाड के 3 मेन मेंबर्स हैं। मैनी जिसका एबिलिटी ब्लैक वेल है, सूजी जिसका एबिलिटी है सोलर चार्ज जो सनलाइट को एब्सॉर्ब करके अपने कंपेनियंस को स्ट्रेंथन करता है लंबी लड़ाई के लिए, चेन लॉय जिसका एबिलिटी है डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट जो लाइट और शैडो को मैनिपुलेट करके एंटायर सेटिंग को रीशेप कर सकता है ताकि अपोनेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके। इन तीनों की मिलके सेलेस्टियल वेल इल्यूजन बनाने की पावर है जो पूरे पर्ल सिटी में एक ऐसी डायमेंशन क्रिएट कर देती है जिसमें हर चीज कंफ्यूज हो जाती है। 2 फॉक्सेस बात कर रहे होते हैं ह्यूमंस को खाने के लिए पकड़ने के बारे में, लेकिन एक कहती है कि सिटी अब अलर्ट पर है इसीलिए ये काफी डेंजरस हो सकता है। दूसरी फॉक्स सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड को डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरी फॉक्स भी कुछ अजीब महसूस करने लगती है, पहली वाली फॉक्स उसे पैरानॉइड कह देती है। फिर दोनों को ये फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और ये सोचती है कि ये सब ह्यूमंस कहाँ चले गए। उसी वक्त कोई उन पे पंच मारने आता है, जैसे उनको सरप्राइज अटैक देने की कोशिश की गई हो। पंच लगते ही एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है, लेकिन पंच के बावजूद उन दोनों फॉक्सेस को मार नहीं पाता। एक फॉक्स देखकर कहती है कि ये वही इंसान है जो उनकी बहनों को सिटी में मार के चला गया था और पूछती है कि क्या वो रीइंफोर्समेंट्स बुलाने से नहीं डर रहा। उसका कोड नेम गोल्डन ब्लड है और वो कहता है कि वो रीइंफोर्समेंट्स का आने का इंतजार करेगा। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे पता चल रहा है कि ये फॉक्सेस लेवल 25 के आसपास है और वो खुद लेवल 32 पर है, इसीलिए वो सोचता है कि इन्हें वो हैंडल कर सकता है। फॉक्सेस खड़े नहीं रहते और उस पर हमला करते हैं। जिन्बो को एक फॉक्स कहते हुए सुनाई देता है कि वो बस उनके लिए फूड है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो चोट खा गया है और समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पक्का था कि उसने अटैक ब्लॉक कर दिया था। तब एक फॉक्स उससे पूछती है कि उसका एरोगेंस कहाँ गया और कहती है कि ये सब इतना ही था जो वो कर सकता है। वो समझ नहीं पाता कि दूसरे कैसे इतनी आसानी से मर गए। फिर वो खुद एक जबरदस्त पंच खाती है और जिन्बो कहता है कि अब वो समझ गया है। दूसरी फॉक्स कहती है कि वो इसके लिए सब कुछ चुकाएगा। जिन्बो अपने अपोनेंट का ध्यान से देख रहा था।
जिन्बो अपने अपोनेंट को ध्यान से देखकर कह रहा है कि हो सकता है कि वो उसकी असली रूप ना देख पाए, लेकिन उसने उसके हाइट को समझ लिया है। ये एबिलिटी स्टेल्थ अटैक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बैट में फॉक्स कोई खतरा नहीं है। वो ट्रैप में आ गई है और अपने फ्रेंड की मदद के लिए बुलाती है। जिन्बो अपने आप को प्रिपेयर करता है और एक फॉक्स को दूसरे फॉक्स पर फेंक देता है। फिर वो जंप करके एरियल किक के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि एक ही ब्लो में इन्हें मार डालेगा। जब वो गिरता है, एक फॉक्स सोचती है कि क्यों उसे अपने सिबलिंग्स का पता नहीं चल रहा और कैसे वो इस ट्रैप में गिर गए। उसके बाद जिन्बो उस पर अटैक करने लगता है। जब वो उन्हें मार रहा होता है तो फॉक्सेस दूर से मर्सी की गुजारिश करती हैं। जोंग और सीजी ये फाइट देख रहे होते हैं और सीजी कहती है कि जिन्बो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी कॉम्बैट डिवीजन का लीडर है, इसीलिए कोई भी शक नहीं है। शैडबॉल सीजी को कॉल करके कह रहा है कि म्यूटेंट्स बहुत ज्यादा नंबर्स में सिटी के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और वो काफी गुस्सा भी लग रहे हैं। अगर ये सिटी को इन्वेड करते हैं तो इल्यूजन्स ओवरलोड हो जाएगा। सीजी को सिचुएशन एनालाइज करनी होगी और प्रोटैगनिस्ट के मदद के लिए लेकर जाना होगा। फॉक्सेस जो जिन्बो ने मार किए हैं वो रडार पर हैं और कॉम्बैट टीम को उन्हें डील करने के लिए भेजा जाएगा। सीजी फिर जोंग को कहती है हमें जाना होगा और किसी को ब्लैकस्मिथ शॉप पर नजर रखने को कह दो। मिशन के बाद मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगी जो फोन पर बात कर रहा था। सिटी के बाहर जाकर जोंग सोचता है कि काफी टाइम हो गया है जब से उसने ऐसा कुछ किया था और वो देखता है कि कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो उसके जाने पहचाने नहीं है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, सीजी उसे वार्न करती है ध्यान से रहो। जल्दबाजी में वो देखता है कि एक प्लांट कुछ स्पिट कर रहा है। सीजी समझाती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रास है जो काफी कोरोसिव होती है। ये फ्रूट रिपरिंग सीजन का वक्त है और जब फ्रूट राइप होता है तो ये फायरवर्क्स की तरह फट जाते हैं। इस तरह ये अपने सीड से स्प्रेड करते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने कदम संभाल कर रखने चाहिए क्योंकि कुछ म्यूटेंट बीस इन प्लांट्स को खाने आते हैं। जोंग को ये पहला अपोनेंट समझना चाहिए और सीजी उससे कह देती है कि वो ज्यादा दूर ना जाए क्योंकि वो म्यूटेंट बीस अपराइजिंग को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। अगला जोंग को एक रैबिट दिखता है जो हार्मलेस लगता है, लेकिन उसका लेवल आर्मर्ड रैक से ज्यादा है। वो डिसाइड करता है कि वो रैबिट की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाएगा और पहले अटैक करेगा। वो अपनी ब्लेड रैबिट की तरफ फेंकता है लेकिन रैबिट उससे बच जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी पर्ल फिश से उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन रैबिट दूर से एक सलाइवा का सब्सटेंस शूट करता है। सिर्फ यही नहीं, एसिड ग्रास भी ट्रिगर हो जाती है। जोंग एसिड से बचने की कोशिश करता है और सोचता है कि सिचुएशन को एनालिसिस करना होगा। ये रैबिट के पास इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस और सेंसेस है और प्रोटैगनिस्ट का सरप्राइज अटैक उसके लिए कुछ काम का नहीं था। दुश्मन भी रेंज अटैक कर सकता है और एसिड से इम्यून है। वो अपनी एसिड को फैलाता है ताकि अपोनेंट उसके पास ना आ सके, फिर उसे रिप एंड फ्रूट की तरह खींचता है। जोंग समझता है कि ये रैबिट फास्ट, स्मार्ट और डेडली है, इसीलिए इसे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन जब उसने एसिड का अटैक खाया, वो देखता है कि कोई उसे बर्न नहीं हुआ और उसे ये अजीब लगता है। वो समझता है कि शायद ये उसके फ्लेम की वजह से है। फिर रैबिट अटैक करता है, सॉफ्ट बॉल्स मारकर, और प्रोटैगनिस्ट अपनी फायर से डिफेंड करता है। अब उसे समझ आ जाता है कि एसिड फायर को पेनिट्रेट नहीं करता बल्कि वो इवेपोरेट हो जाता है जब फ्लेम्स के कांटेक्ट में आता है। जोंग को लगता है कि इसीलिए सीजी ने उसे ये रैबिट फेस करने दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि ये उसके लेवल से ऊपर था। फिर रैबिट अपना फॉर्म बदलकर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जोंग को ये एक फेमिलियर सेंसेशन फील होती है। वो कंफर्म करता है कि इवन लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट का सेकंड फेज होता है। अब रैबिट दूर से अटैक नहीं कर रहा, वो क्लोज रेंज अटैक कर रहा है। इसकी वजह से जोंग को चोट लगती है क्योंकि म्यूटेंट बीस्ट के क्लॉस पर एसिड भी लगा हुआ है। कम से कम उसे ये समझ आ जाता है कि अब रैबिट दूर से अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसने समझ लिया है कि ये उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा क्यूरियस रहना पड़ेगा। फिर जोंग अपनी फायर डिवॉवर एबिलिटी और फ्लेम रिजर्व्स का यूज करता है क्योंकि उसे अपने बॉडी को पूरे फ्लेम्स में घिराना है ताकि मेल्ट ना हो जाए। लेकिन वो देखता है कि उसकी रिजर्व्स बहुत तेजी से खत्म हो रही है, इसीलिए उसे जल्दी से काम निपटाना होगा। जोंग डिसाइड करता है कि वो रैबिट को अपने फ्लेम से घेर लेगा। फिर उससे पूछता है, तू समझता है कि तू ही ट्रैप सेट कर सकता है? अब तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। रैबिट को घेरा हुआ देखकर प्रोटैगनिस्ट अपनी डैगर से चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट फिर से डॉज कर जाता है। जोंग कहता है, ये वही था जो मैं चाहता था। फिर वो फायर डिवॉवर एक्टिवेट करता है ताकि फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर सके और देख सके कि क्या रैबिट मिड एयर में डॉज कर पाएगा। इस तरीके से वो अपने फ्लेम्स एनिमी पर मार देता है और रैबिट जमीन पर गिरकर फायर में लपेटा जाता है। जोंग के एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि इसका मतलब है कि एनिमी अभी जिंदा है
और उसे हराना बाकी है। जोंग को लगता है कि ये एक लेवल 9 बीस्ट की तरह फाइट कर रहा है और इसे हराने पर उसके एट्रीब्यूट्स के 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उसका लेवल अभी तक नहीं बढ़ा। जोंग समझता है कि जितना हाई लेवल होता है उतना मुश्किल होता है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना। इसी वजह से ट्रेनिंग और मॉन्स्टर्स को मार के एट्रीब्यूट इंक्रीज होते हैं बिना लेवल अप किए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की फायर डिवॉवर एबिलिटी लेवल अप हो जाती है और ये छोटी सी एक्सोसिज्म उसने जो सोचा था उससे काफी बेटर हो गई है। लेकिन वो ये एंटिसिपेट नहीं करता था कि एंग्री रैबिट्स की लीजन उसके सामने आ जाएगी और जोंग काफी शॉक्ड हो जाता है। जोंग अपने फ्लेम रिजर्व्स चेक करता है और समझता है कि वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। ना सिर्फ ये, लेकिन रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो उससे हैंडल करने के लिए उससे कई ज़्यादा है। ये रैबिट्स काफ़ी गुस्सा हो चुके हैं और जोंग सोचता है कि शायद अब ये पेंडेंट को एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। वो कहता है जब रिट्रीट करना हो तो वो भी एक फॉर्म ऑफ ब्रेवरी है। पेंडेंट को एक्टिवेट करते हुए वो सिजी से मदद मांगता है। वो रन करते हुए रुकता नहीं है, लेकिन फिर वो कंसर्न्ड हो जाता है। रैबिट्स ने अपने अटैक इस पॉइंट तक प्लान किया था और जब जोंग समझ नहीं पाता कि क्या करे, आखिरकार वो सोचता है कि पहली वेव के अटैक को वो झेल लेगा। लेकिन जैसे ही वो हिट होने वाला होता है, एक आइस बैरियर उसे प्रोटेक्ट करती है। जोंग ये एबिलिटी देखकर समझता है कि ये सिर्फ सिजी की हो सकती है। वो आती है और जोंग को कहती है पीछे हटो। फिर वो कहती है कि एसिडिक रैबिट्स को अब कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं और वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करके रैबिट्स को सुनामी अटैक करती है। जब सब रैबिट्स पानी में डूब जाते हैं, सीजी उस पानी को फिर से फ्रीज कर देती है और सब रैबिट्स को मार डालती है। जोंग इससे इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश करके एक रैबिट को मारने की काफी मुश्किल पाई थी, लेकिन उसकी दोस्त ने एक ही अटैक में सबको मार दिया। उसके बाद वो कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी और ये सब कहाँ से आए। जोंग को पता नहीं होता कि क्या जवाब दे। सीजी और ज्यादा रैबिट्स देखकर कहती है कि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो कहती है मेरी नंबर्स कोई मैटर नहीं करती क्योंकि आउटकम सेम होगा। रैबिट्स अटैक नहीं करते और सीजी सोचती है कि शायद अल्फा को मार दिया गया होगा। वो नोट करती है कि वो कभी अपने आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, जैसे वो किसी और चीज पर फोकस्ड हो। अब वो डिसाइड करती है वो उन सबको मार डालेगी। अल्फा को मारकर वो कहती है आंसर शायद इसके बॉडी के अंदर होगा। वो आइस को मेल्ट कर देती है और फिर रैबिट के बॉडी को तोड़कर उसके अंदर जो छुपा था वो निकालती है, स्पिरिचुअल कंट्रोल पिल। जोंग पूछता है ये क्या है और सीजी समझाती है कि ये एक पिल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने म्यूटेंट बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाई है। सिर्फ जू क्लैन के टेमर्स ही ये बना सकते हैं और इसका मतलब है कि अब वो अपना गेम स्टार्ट करने वाले हैं। पिल एक यूनिक सेंट एमिट करती है जो सिर्फ मिड और लो लेवल म्यूटेंट बीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और ये सेंट उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो उन्हें इस पिल को कंज्यूम करने के लिए मजबूर कर देती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जेम से काफी अलग है क्योंकि जो बीस्ट ये पिल खाते हैं उनका दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो उनकी कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जू क्लैन कैसे इन बीस्ट को कंट्रोल करता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। पिल डाइजेस्ट नहीं होती तो सीजी कहती है अगर इसे वैसा का वैसा छोड़ा गया तो और बीस्ट पपेट्स बन सकते हैं। वो श्योर है कि इन पिल्स का म्यूटेंट बीस्ट पर रैम्पेज के साथ कोई कनेक्शन है। उसे एचक्यू को रिपोर्ट करनी होगी, चाहे जू क्लैन रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीजी कहती है कि जोंग को उसके साथ जाना पड़ेगा। जोंग इस बात से एग्री करता है। इसी दौरान एक मिस्टीरियस प्रेजेंस उन्हें देख रही होती है। जल्द ही सीजी अटैक करती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है अगर उसने कुछ देखा। वो प्रेजेंस अब वहां नहीं होती। सीजी कहती है कुछ नहीं, शायद मेरे इमेजिनेशन का पार्ट था। वो सोचती है ये सच में था या नहीं। एक हफ्ते बाद क्वीन अपने आसपास सभी फॉक्सेस को अपने ऑपरेशन सेंटर में बुलाती है। वो सोचती है कि म्यूटेंट बीस्ट के अटैक ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और सोचती है कि शायद हुआंग जिंग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब उस पर रिलाई नहीं करना चाहती। अब वक्त आ गया है अपना बड़ा मूव करने का। फॉक्सेस को पता चल गया है कि ह्यूमंस ने उसे डिस्कवर कर लिया है और ह्यूमंस अपने मेंटल कंट्रोल से ब्रेक हो रहे हैं, जो फॉक्सेस के लिए काफी डैमेज कर रहा है। पिछले हफ्ते क्राफ्ट्समैन्स स्ट्रीट पर कुछ फॉक्सेस को मार दिया गया था और अब जो फॉक्सेस वहां रह रहे हैं वो नेक्स्ट टारगेट्स हैं। क्वीन चाहती है कि वो ह्यूमंस का ध्यान उन्हीं पर रहे ताकि वो कहीं और एक्शन ले सके। अगर ह्यूमंस को लगता है कि फॉक्सेस भाग रहे हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हें जल्दी में गलत कदम उठाना पड़ सकता है। क्वीन चाहती है कि वो जाने कि उनको किससे डील करना पड़ रहा है।
वापस रैबिट फॉरेस्ट में प्रोटैगनिस्ट अपनी नाइट वॉकर एबिलिटी से अपने आसपास के एनिमीज को मार रहा है। रैबिट्स को हंट करते हुए उसने एक पूरी वीक लगा दी और अब वो लेवल 6 तक पहुंच गया है। सिर्फ यही नहीं, उसने उनके अटैक पैटर्न्स और वीकनेसेस को भी परफेक्टली मास्टर कर लिया है। पहले वो एनिमी के एसिड अटैक्स को फायर से न्यूट्रलाइज करता है। जब ये रैबिट्स गुस्सा होते हैं तो वो खुद को एसिड से लपेटकर क्लोज रेंज में अटैक करते हैं। एसिड फ्लेमेबल होता है लेकिन जल्दी बर्न होता है और लीथन होने से पहले ही वो मर जाता है। जोंग ने स्कारलेट स्नेक स्केल को फ्यूल के रूप में यूज करना सीख लिया है, जो उसके फ्लेम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और उसे जितना चाहिए उतना बर्न करने में मदद करता है। इससे रैबिट को मारना काफी आसान हो गया। उसने काफी समय स्कारलेट स्केल को कलेक्ट करने में लगा लिया और अब उसने उनको यूज करके सारे रैबिट्स मार दिए। अब वो चाहता है कि ये लेवल अप करने के लिए काफी होना चाहिए। अपने सेल्फ असेसमेंट के बाद वो कंफर्म करता है कि ये काम किया है क्योंकि उसके सिस्टम विंडो में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड दिखाई देता है। उसने सोचा था कि ये उसके लेवल से रिलेटेड है, लेकिन जब वो लेवल 6 पहुंच गया तो कुछ भी नहीं बदला। कॉन्ट्रैक्ट जेम अभी भी लेवल 4 पर है, तो ये उसके लेवल के ऊपर का बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जेम सिंपली ज्यादा मुश्किल से लेवल अप होता है। वो होप करता है कि नेक्स्ट अनलॉक होने वाली पावर कॉम्बैट रिलेटेड हो, लेकिन जब वो शांत होता है एक रैबिट का बॉडी हिलना शुरू हो जाता है। वो सरप्राइज होता है कि एक रैबिट जिंदा बच गया, लेकिन वो घबराता नहीं और कहता है अगर ये दुश्मन अपने पूरे ताकत से अटैक करे तब भी मेरे पास काफी फायर रिजर्व है। वो अटैक करने जाता है और दुश्मन के सामने बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करता, लेकिन जब वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता है उसका डैगर से मारा गया हाथ रैबिट के अंदर से गुजरता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डेड रैबिट्स भी वापस आकर स्पिरिट्स बन जाएंगे। फिर भी चाहे वो घोस्ट हो, डीमन हो, वेंजफुल स्पिरिट हो या कुछ भी हो, वो सबको मार डालेगा और वैसे ही वो करता है। रैबिट के बॉडी में जो स्पिरिट था उसे भी बैनिश कर देता है। प्रोटैगनिस्ट को ये नहीं लगा था कि ये रैबिट्स ऐसे टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। वो सोचता है कि शायद ये कंट्रोल पिल्स का एक और रिजल्ट हो। रैबिट के स्टमक को चेक करते हुए वो एक अजीब चीज पाता है जो पिल से अलग लगती है। वो इस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। ये चीज उसे काफी इंट्रिग्ड करती है क्योंकि जोंग ने अपनी एनालिसिस के दौरान ऐसी किसी चीज का सामना नहीं किया था जो उसके एनालिसिस से बच सके। प्रोटैगनिस्ट कुछ वक्त इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है ताकि इसका नेचर समझ सके। अंत में एनालिसिस सक्सेसफुल हो जाता है और फिर जैंग को एक विजन आता है एक बीस्टली स्पिरिट का जो फॉरेस्ट के किसी एनिमल को पोजेस कर लेता है। ये एनिमल बिना किसी वजह के दूसरे बीस्ट को मार रहा होता है। कई म्यूटेंट बीस्ट मिलकर उस एनिमल को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद स्पिरिट उस एनिमल के बॉडी को कंज्यूम कर लेता है और क्विकली दूसरे होस्ट की तरफ स्विच कर लेता है। ये और बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जोंग अभी भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। डायरेक्ट कांटेक्ट से काम नहीं होता जैसे कि उसकी लास्ट अवेकनिंग में हुआ था। अब वो सोचता है कि क्या इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए या नहीं। ये ब्लैक पिट से आई थी जो वो समझता है कि डेंजरस है, लेकिन जब वो फॉक्सेस से लड़ाई याद करता है और कैसे कुछ बैटल्स काफ़ी मुश्किल थे तो प्रोटैगनिस्ट अपने आप को एक इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट के रूप में देखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बिना किसी दूसरे विचार के वो ऑर्ब को निगल लेता है। जैसे ही वो ऑर्ब सॉलो करता है उसके बॉडी पर तुरंत असर होने लगता है। वो दर्द में चीखता है। उसकी इमोशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैंग अपने जीवन के सबसे बुरे पल याद करता है। उस दिन को याद करता है जब उसने अपने दोस्त शू जिन्हों को आखिरी बार मिलके उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। गुस्सा होकर वो अपनी दोस्त को कहता है, फिक्र मत करो, मैं अभी नहीं मरने वाला। मैं उन कर्स्ड फॉक्सेस को मारूंगा जो अभी भी पर्ल सिटी में घूम रही हैं। प्रोटैगनिस्ट के स्टैट्स का एवोल्यूशन इतनी तेजी से होता है कि वो अपने कॉम्बैट फोकस में दोनों ऑफेंस और डिफेंस एक साथ अपना सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसका पोटेंशियल 3 गुना बढ़ गया है जो उसकी नई पावर से पाया है।